नमस्कार। मैं डब्ल्यू चैन किम हूँ। मेरा जन्म कोरिया में हुआ, लेकिन मेरी पढ़ाई, शोध और पेशेवर यात्रा ने मुझे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचाया। आज मैं फ्रांस के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल इनसियाड में रणनीति और प्रबंधन पढ़ाता हूँ। मैं वर्षों से ये देखने की कोशिश करता रहा हूँ कि कुछ कंपनियां भीषण प्रतिस्पर्धा के बीच क्यों संघर्ष करती रहती हैं, जबकि कुछ कंपनियां बिना किसी सीधी टक्कर के तेजी से आगे बढ़ जाती हैं। मेरा पूरा जीवन इसी सवाल के जवाब की तलाश में बीता। कॉरपोरेट दुनिया को बहुत करीब से देखने, सैकड़ों कंपनियों का अध्ययन करने और दशकों के शोध के बाद जो समझ मेरे भीतर बनी, वही आगे चलकर ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के रूप में सामने आई। ये किताब किसी एक उद्योग या एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस सोच का परिणाम है जो मैंने अलग-अलग संस्कृतियों, बाजारों और समय के बदलावों को देखकर विकसित की। अब मैं आपको ये कहानी खुद सुना रहा हूं, ठीक वैसे जैसे मैंने इसे लिखा था। एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता के रूप में। जब भी मैं किसी बिजनेस मीटिंग में जाता था या किसी कंपनी का अध्ययन करता था, तो लगभग हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती थी। प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, बाजार भरा हुआ है, मुनाफा कम होता जा रहा है। कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कीमतें गिरा रही हैं, विज्ञापन बढ़ा रही हैं और लागत कम करने के लिए कर्मचारियों पर दबाव डाल रही हैं। मैंने देखा कि अधिकांश कंपनियां एक ही खून से सने मैदान में लड़ रही हैं। यही मैदान रेड ओशन है, जहां हर खिलाड़ी उसी ग्राहक के लिए लड़ रहा है, वही उत्पाद बेच रहा है और वही नियम मान रहा है। मैंने खुद से पूछा, क्या यही एकमात्र रास्ता है? क्या सफलता का मतलब सिर्फ प्रतियोगियों को पछाड़ना है, या फिर कोई और रास्ता भी है? यहीं से ब्लू ओशन की अवधारणा का जन्म हुआ। ब्लू ओशन का अर्थ है ऐसा नया बाजार क्षेत्र जहां अभी कोई प्रतियोगी मौजूद नहीं है, जहां मांग बनाई जाती है, छीनी नहीं जाती, जहां प्रतिस्पर्धा अप्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि आप खेल के नियम ही बदल देते हैं। मैं और मेरी सहयोगी रेने मॉबर्न ने 100 से अधिक वर्षों के डेटा का अध्ययन किया। हमने अलग-अलग उद्योगों में सफल और असफल कंपनियों का विश्लेषण किया। हमने देखा कि जो कंपनियां सिर्फ प्रतियोगिता पर ध्यान देती हैं, वे धीरे-धीरे सीमित हो जाती हैं। लेकिन जो कंपनियां नए मूल्य का निर्माण करती हैं, वे तेजी से आगे बढ़ती हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का मूल विचार बहुत सरल है, लेकिन इसे अपनाने के लिए सोच में गहरा बदलाव चाहिए। ये रणनीति कहती है कि आपको या तो कम लागत या अलग पहचान में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। आप दोनों को एक साथ हासिल कर सकते हैं। यही है वैल्यू इनोवेशन। वैल्यू इनोवेशन का मतलब है ग्राहक के लिए मूल्य बढ़ाना और साथ ही लागत को कम करना। ये तभी संभव है जब आप उन चीजों को हटा दें या घटा दें जिन पर उद्योग बिना सोचे समझे खर्च करता आ रहा है, और उन तत्वों को बढ़ाएं या बनाएं जो ग्राहक के लिए वास्तव में मायने रखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सर्क डू सोले। ये एक सर्कस कंपनी है, लेकिन इसने सर्कस उद्योग के पारंपरिक नियमों को तोड़ दिया। इसने जानवरों को हटाया, बड़े सितारों को हटाया और इसके बदले कला, संगीत और थिएटर का स्तर बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि सर्क डू सोले ने बच्चों के बजाय वयस्कों को अपना ग्राहक बनाया, जो थिएटर और ओपेरा के लिए अधिक पैसे देने को तैयार थे। ये न तो पारंपरिक सर्कस था और न ही थिएटर, बल्कि दोनों के बीच एक नया बाजार था। यही ब्लू ओशन है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि रेड ओशन और ब्लू ओशन में असली अंतर क्या है। रेड ओशन में आप मौजूदा मांग के लिए लड़ते हैं। ब्लू ओशन में आप नई मांग बनाते हैं। रेड ओशन में आप प्रतिस्पर्धा को हराने की कोशिश करते हैं। ब्लू ओशन में आप प्रतिस्पर्धा को अप्रासंगिक बना देते हैं। रेड ओशन में आप मूल्य और लागत के बीच समझौता करते हैं। ब्लू ओशन में आप दोनों को एक साथ साधते हैं। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं है। असली सवाल है कि ब्लू ओशन कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमने कुछ व्यावहारिक ढांचे विकसित किए। पहला है स्ट्रैटेजी कैनवस। ये एक दृश्य उपकरण है जो आपको ये समझने में मदद करता है कि आपका उद्योग किन कारकों पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है और ग्राहक को क्या मूल्य दे रहा है। जब आप अपने उद्योग का स्ट्रैटेजी कैनवस बनाते हैं, तो आपको साफ दिखाई देता है कि सभी खिलाड़ी लगभग एक ही तरह का प्रोफाइल बना रहे हैं। यही वो जगह है जहां नवाचार की संभावना छिपी होती है। दूसरा है 4 एक्शंस फ्रेमवर्क। इसमें 4 सवाल होते हैं। किन तत्वों को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए? किन तत्वों को उद्योग के मानक से नीचे घटाया जाना चाहिए? किन तत्वों को उद्योग के मानक से ऊपर बढ़ाया जाना चाहिए? और कौन से नए तत्व बनाए जाने चाहिए जो उद्योग ने कभी पेश नहीं किए?
जब कोई कंपनी ईमानदारी से इन 4 सवालों का जवाब देती है तो वो अपने आप एक नए मूल्य प्रस्ताव की ओर बढ़ने लगती है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर कंपनियां सिर्फ बढ़ाने और बनाने पर ध्यान देती हैं। वे नई सुविधाएं जोड़ती हैं, नई तकनीक लाती हैं, लेकिन वे हटाने और घटाने से डरती हैं। यही कारण है कि उनकी लागत बढ़ती जाती है और वे असली नवाचार नहीं कर पाती। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आपको साहस सिखाती है। ये आपको सिखाती है कि हर वो चीज़ ज़रूरी नहीं है जो उद्योग वर्षों से करता आ रहा है। अब मैं आपको ग्राहक की बात करना चाहता हूं। पारंपरिक स्ट्रैटेजी मौजूदा ग्राहकों पर केंद्रित होती है, लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी गैर ग्राहकों पर ध्यान देती है। वे लोग जो अभी आपके उद्योग से बाहर हैं। हमने गैर ग्राहकों को 3 स्तरों में बांटा। पहला स्तर है वे लोग जो जल्द ही आपके उद्योग को छोड़ सकते हैं। दूसरा स्तर है वे लोग जिन्होंने जानबूझकर आपके उद्योग को छोड़ रखा है। तीसरा स्तर है वे लोग जिन्होंने कभी आपके उद्योग के बारे में सोचा ही नहीं। जब आप इन तीनों स्तरों को समझते हैं और उनकी ज़रूरतों को देखते हैं, तो आपको नए बाजार के द्वार खुलते दिखाई देते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ सोच का खेल नहीं है, ये एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें रिस्क होता है, लेकिन ये रिस्क अंधा नहीं होता। ये विश्लेषण, प्रयोग और सीखने पर आधारित होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने अपने शोध में सीखी, वो है निष्पादन। बहुत सी अच्छी रणनीतियां इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में हम फेयर प्रोसेस की बात करते हैं। जब लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, जब उन्हें स्पष्ट अपेक्षाएं दी जाती हैं और जब उन्हें सम्मान मिलता है, तो वे रणनीति को दिल से अपनाते हैं। मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि ब्लू ओशन हमेशा स्थायी नहीं होता। समय के साथ प्रतियोगी आपकी नकल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच और संस्कृति में नवाचार बस चुका है, तो आप बार बार नए ब्लू ओशन बना सकते हैं। मेरे लिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जीवन को देखने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि सीमाएं अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं। जब हम उन सीमाओं को चुनौती देते हैं, तो नए अवसर अपने आप सामने आने लगते हैं। जब मैंने और मेरी टीम ने हजारों रणनीतियों का अध्ययन किया, तो हमें एक बात बहुत साफ दिखाई दी। सफल कंपनियां भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर रही थीं, वे भविष्य का निर्माण कर रही थीं। वे ये नहीं पूछ रही थीं कि बाजार कैसा होगा, बल्कि वे ये तय कर रही थीं कि बाजार कैसा होना चाहिए। यही मानसिकता ब्लू ओशन की नींव है। अधिकांश लोग और कंपनियां प्रतियोगिता को केंद्र में रखकर सोचती हैं। वे दिन रात ये देखते रहते हैं कि प्रतिद्वंद्वी क्या कर रहा है, उसकी कीमत क्या है, उसकी मार्केटिंग कैसी है और उसका उत्पाद कहाँ बेहतर है। ये सोच आपको धीरे धीरे सीमित कर देती है। आप उन्हीं दायरों में कैद हो जाते हैं जिन्हें उद्योग ने वर्षों पहले तय कर दिया था। मैंने इसे मानसिक कैद कहा है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का दूसरा बड़ा सबक यही है कि आपको उद्योग की परिभाषा को ही चुनौती देनी होगी। उद्योग की सीमाएं कोई प्राकृतिक नियम नहीं होती, वे केवल लोगों की आदतों और मान्यताओं से बनी होती हैं, और जो इन मान्यताओं को तोड़ देता है वही नया बाजार बना देता है। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी कैनवस को थोड़ा और गहराई से समझाना चाहता हूं। जब आप किसी उद्योग का स्ट्रैटेजी कैनवस बनाते हैं, तो आपको एक सीधी रेखा दिखाई देती है। लगभग सभी कंपनियां उन्हीं कारकों पर प्रतिस्पर्धा कर रही होती हैं: कीमत, गुणवत्ता, फीचर्स, सेवा, ब्रांड। फर्क बस इतना होता है कि कोई थोड़ा ऊपर है, कोई थोड़ा नीचे, लेकिन दिशा एक ही होती है। यहीं पर ब्लू ओशन सोच आपसे सवाल पूछती है, क्या वाकई ये सारे कारक जरूरी हैं? क्या ग्राहक वास्तव में इन सब के लिए पैसे देना चाहता है, या फिर हम सिर्फ एक दूसरे की नकल कर रहे हैं? जब आप इन सवालों से जूझते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि बहुत सी चीजें केवल उद्योग की परंपरा हैं, ग्राहक की जरूरत नहीं। अब मैं आपको 4 एक्शंस फ्रेमवर्क की आत्मा से परिचित कराता हूं। ये फ्रेमवर्क केवल 4 सवाल नहीं है, ये आपके साहस की परीक्षा है। पहला सवाल, किन तत्वों को पूरी तरह खत्म किया जाए? ये सबसे कठिन सवाल होता है, क्योंकि इसमें आपको ये स्वीकार करना पड़ता है कि जिन चीज़ों पर आप वर्षों से पैसा और मेहनत लगा रहे थे, वे अब बेकार हैं। दूसरा सवाल, किन तत्वों को घटाया जाए? यहाँ आप ये मानते हैं कि कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा दी जा रही हैं, जिनका ग्राहक उतना मूल्य नहीं समझता। तीसरा सवाल, किन तत्वों को बढ़ाया जाए? यहाँ आप उन बिंदुओं को पहचानते हैं जहाँ ग्राहक को असली खुशी और संतुष्टि मिलती है। और चौथा सवाल, कौन से नए तत्व बनाए जाएं? यही वो जगह है जहाँ सच्चा नवाचार जन्म लेता है, क्योंकि आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो उद्योग में पहले कभी था ही नहीं। मैंने देखा है कि जो कंपनियां पहले 2 सवालों से बचती हैं, वे कभी ब्लू ओशन नहीं बना पाती।
वे केवल लाल सागर को और लाल कर देती हैं। अब मैं आपको गैर ग्राहकों की दुनिया में ले चलता हूं। ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। परंपरागत रणनीति कहती है अपने सबसे अच्छे ग्राहकों को समझो। ब्लू ओशन कहती है उन लोगों को समझो जो तुम्हारे ग्राहक नहीं हैं। पहले स्तर के गैर ग्राहक वे होते हैं जो मजबूरी में आपके उत्पाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे ही उन्हें बेहतर विकल्प मिलता है वे छोड़ देते हैं। अगर आप उनकी पीड़ा को समझ लें तो आप उन्हें स्थायी ग्राहक बना सकते हैं। दूसरे स्तर के गैर ग्राहक वे होते हैं जिन्होंने जानबूझकर आपके उद्योग से दूरी बना ली है। वे कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है। जब आप उनकी बात सुनते हैं तो आपको उद्योग की सबसे बड़ी कमियां दिखाई देती हैं। तीसरे स्तर के गैर ग्राहक वे होते हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वे आपके उत्पाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इन तक पहुंचते हैं तो बाजार अचानक कई गुना बड़ा हो जाता है। ब्लू ओशन यही बनता है जब आप इन तीनों स्तरों को एक साथ देख पाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि नवाचार मतलब महंगा उत्पाद, लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इसका उल्टा सिखाती है। सही कीमत पहले तय की जाती है ताकि बड़े पैमाने पर लोग उसे अपनाएं। फिर लागत को उस कीमत के अनुसार डिजाइन किया जाता है। ये सोच पारंपरिक रणनीति से बिल्कुल अलग है, जहां पहले लागत आती है और फिर कीमत तय होती है। मैंने ये भी सीखा कि केवल नया विचार काफी नहीं है। अगर लोग उसे अपनाएं नहीं तो वो बेकार है। इसलिए ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनाने की बाधाओं को शुरू में ही पहचानती है। क्या ग्राहक इसे समझ पाएंगे? क्या वे इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्या उन्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी? और अगर पड़ेंगी तो क्या फायदा इतना बड़ा है कि वे बदलाव को स्वीकार कर लें? संगठन की बात करूं तो किसी भी रणनीति की असली परीक्षा वहां होती है। कर्मचारी अक्सर बदलाव से डरते हैं। उन्हें लगता है कि नई रणनीति उनकी भूमिका को खत्म कर देगी। इसलिए फेयर प्रोसेस बेहद जरूरी है। जब लोगों को यह महसूस होता है कि उनकी बात सुनी गई है, निर्णय पारदर्शी हैं और अपेक्षाएं स्पष्ट हैं, तो वे रणनीति के साथ खड़े होते हैं। ब्लू ओशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कठिन है, इसमें असफलताएं आती हैं, लेकिन ये संघर्ष प्रतियोगिता से लड़ने के संघर्ष से कहीं बेहतर है। अब हम सिद्धांत से निकलकर जमीन पर उतरते हैं। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि ब्लू ओशन क्या है, बल्कि ये बन जाता है कि इसे वास्तव में बनाया कैसे जाए। मैंने अपने शोध के दौरान एक बात बहुत गहराई से महसूस की। जो कंपनियां ब्लू ओशन बनाती हैं, वे भविष्य के लिए इंतजार नहीं करती। वे वर्तमान को नए तरीके से देखना सीख लेती हैं। वे वही चीजें देखती हैं जो बाकी लोग भी देखते हैं, लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। अधिकांश रणनीतियां नंबरों से शुरू होती हैं, बाजार का आकार, ग्रोथ रेट, मार्केट शेयर। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की शुरुआत लोगों से होती है। ये पूछने से होती है कि लोग किस बात से परेशान हैं, किस चीज से ऊब चुके हैं और किन समझौतों को मजबूरी में स्वीकार कर रहे हैं। ब्लू ओशन बनाने के लिए आपको उद्योग के भीतर नहीं, बल्कि उद्योग की सीमाओं के पार देखना होगा। यही वो जगह है जहां असली अवसर छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनियां अक्सर अपने प्रतिद्वंदियों को ही देखती रहती हैं, लेकिन ब्लू ओशन सोच कहती है कि आपको विकल्पों को देखना चाहिए। ग्राहक आपके और आपके प्रतिद्वंद्वी के बीच नहीं, बल्कि अलग-अलग विकल्पों के बीच चयन करता है। जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा देखने जाए या घर पर टीवी देखे। ये दोनों अलग उद्योग हैं, लेकिन ग्राहक के नजरिए से ये विकल्प हैं। जब आप विकल्पों को समझते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ग्राहक असल में किस समस्या को हल करना चाहता है, और वहीं से नया बाजार जन्म लेता है। दूसरा रास्ता है रणनीतिक समूहों को देखना। हर उद्योग में प्रीमियम और बजट जैसे अलग-अलग समूह होते हैं। अधिकतर कंपनियां इन्हीं समूहों के भीतर प्रतिस्पर्धा करती हैं। लेकिन ब्लू ओशन तब बनता है जब आप इन समूहों के बीच की दीवार को तोड़ देते हैं और दोनों का सर्वश्रेष्ठ एक साथ लाते हैं। तीसरा रास्ता है खरीदारों की श्रृंखला को समझना। अक्सर कंपनियां ये मान लेती हैं कि उनका ग्राहक कौन है, लेकिन वास्तव में निर्णय लेने वाला, इस्तेमाल करने वाला और भुगतान करने वाला व्यक्ति अलग-अलग हो सकता है। जब आप इस श्रृंखला को बदल देते हैं तो पूरा बाजार बदल जाता है। चौथा रास्ता है पूरक उत्पादों और सेवाओं को देखना। ग्राहक का अनुभव सिर्फ आपके उत्पाद तक सीमित नहीं होता, वो उससे पहले और बाद में भी कई चीज़ों से गुजरता है। जब आप इस पूरे अनुभव को आसान बना देते हैं तो आप मूल्य को कई गुना बढ़ा देते हैं। पांचवा रास्ता है भावनात्मक और कार्यात्मक अपील को समझना। कुछ उद्योग केवल तर्क पर चलते हैं और कुछ भावनाओं पर। जब आप इस संतुलन को बदल देते हैं तो आप ग्राहकों को एक नया अनुभव देते हैं। छठा रास्ता है समय के साथ बदलते रुझानों को देखना। लेकिन यहाँ भविष्यवाणी नहीं करनी होती, बल्कि उन रुझानों को पहचानना होता है जो स्पष्ट हैं और अपरिवर्तनीय दिशा में जा रहे हैं।
ये 6 रास्ते कोई कल्पना नहीं है, ये वे खिड़कियां हैं जिनसे मैंने कई कंपनियों को नया आकाश पाते हुए देखा है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी केवल बड़े संगठनों के लिए नहीं है, ये छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप्स और यहाँ तक कि व्यक्तिगत करियर पर भी लागू होती है। फर्क केवल सोच का है। मैंने देखा है कि जो लोग और कंपनियां सीमित संसाधनों की शिकायत करती हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा रचनात्मक समाधान निकालती हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कम होता है और सीखने के लिए बहुत कुछ। अब हम रणनीति बनाने की प्रक्रिया की बात करते हैं। पारंपरिक रणनीति अक्सर बंद कमरों में बनाई जाती है, कुछ वरिष्ठ लोग बैठते हैं और निर्णय ले लेते हैं। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है कि रणनीति को दृश्य बनाओ, लोगों को दिखाओ कि तुम कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो। जब रणनीति को देखा जा सकता है तो उसे समझा भी जा सकता है, और जब लोग समझते हैं तो वे उससे जुड़ते हैं। इस हिस्से में एक और बहुत ज़रूरी बात सामने आती है, फोकस। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी फैलाव नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि कुछ चुने हुए बिंदुओं पर गहराई से काम किया जाए। जो कंपनियां हर किसी को खुश करने की कोशिश करती हैं, वे किसी को भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाती। मैंने ये भी महसूस किया कि एक अच्छी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में एक आकर्षक टैगलाइन होती है, ऐसी टैगलाइन जो आपके मूल्य को एक वाक्य में बता दे। अगर आप अपने विचार को सरल शब्दों में नहीं कह सकते, तो संभव है कि वो विचार अभी साफ नहीं है। अब मैं जोखिम की बात करना चाहता हूं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ब्लू ओशन बहुत जोखिम भरा होता है, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा जोखिम रेड ओशन में फंसे रहना है, जहां मार्जिन गिरते जाते हैं, दबाव बढ़ता जाता है और भविष्य अनिश्चित हो जाता है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जोखिम को खत्म नहीं करती, लेकिन उसे समझने और संभालने लायक बना देती है। ये आपको सिखाती है कि छोटे छोटे प्रयोग कैसे किए जाएं, कैसे जल्दी सीख लिया जाए और कैसे गलतियों को आगे बढ़ने का साधन बनाया जाए। अब मैं आपको इस यात्रा के अगले हिस्से में ले चलता हूं। ये वो चरण है जहां बहुत सी अच्छी रणनीतियां या तो जीवित हो जाती हैं या वहीं दम तोड़ देती हैं, क्योंकि यहां बात सिर्फ सोच की नहीं रह जाती, बल्कि अमल की हो जाती है। मैंने अपने अनुभव में ये बार बार देखा है कि कंपनियां शानदार रणनीति बना लेती हैं, लेकिन जैसे ही उसे लागू करने की बारी आती है, संगठन भीतर से विरोध करने लगता है। लोग कहते हैं, ये संभव नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, बाजार इसे स्वीकार नहीं करेगा। वास्तव में वे बाजार से नहीं, बदलाव से डर रहे होते हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा मानवीय लगता है, क्योंकि यहाँ हम इंसानों की भावनाओं, आशंकाओं और उम्मीदों से सीधे टकराते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किसी भी संगठन में 3 बड़ी बाधाएं होती हैं: मानसिक बाधा, संसाधन बाधा और राजनीतिक बाधा। मानसिक बाधा तब आती है जब लोग ये मान लेते हैं कि जो वे सालों से करते आए हैं वही सही है। नई सोच उन्हें असुरक्षित महसूस कराती है। उन्हें लगता है कि उनकी पहचान, उनका अनुभव और उनकी विशेषज्ञता बेकार हो जाएगी। संसाधन बाधा तब आती है जब लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, लोग नहीं है। लेकिन मेरे शोध ने ये दिखाया कि ब्लू ओशन बनाने वाली कंपनियां ज्यादा संसाधनों की वजह से सफल नहीं होती, बल्कि वे मौजूदा संसाधनों का उपयोग अलग तरीके से करती हैं। राजनीतिक बाधा तब आती है जब संगठन के भीतर कुछ लोग बदलाव से अपना नुकसान देखते हैं। वे खुलकर विरोध नहीं करते, लेकिन चुपचाप रणनीति को कमजोर करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि इन बाधाओं को कैसे पार किया जाए। यहां मैं टिल्टेड लीडरशिप की बात करता हूं। इसका मतलब है कि आप पूरे संगठन को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उन कुछ महत्वपूर्ण लोगों और बिंदुओं पर ध्यान देते हैं जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जब ये लोग बदलते हैं तो बाकी संगठन अपने आप उनके पीछे आने लगता है। मानसिक बाधा को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है लोगों को सच्चाई दिखाना, आंकड़ों से नहीं, अनुभव से। जब लोग खुद देख लेते हैं कि मौजूदा तरीका काम नहीं कर रहा, तो उनके भीतर बदलाव की इच्छा जन्म लेती है। संसाधन बाधा को तोड़ने के लिए हम हॉटस्पॉट्स और कोल्ड स्पॉट्स की पहचान करते हैं। हॉटस्पॉट्स वे क्षेत्र होते हैं जहां थोड़े से संसाधन से बड़ा परिणाम मिल सकता है। कोल्ड स्पॉट्स वे होते हैं जहां बहुत संसाधन खर्च हो रहे होते हैं, लेकिन परिणाम कम मिलते हैं। जब आप कोल्ड स्पॉट से संसाधन हटाकर हॉटस्पॉट्स में लगाते हैं, तो नया रास्ता खुलता है। राजनीतिक बाधा को पार करने के लिए आपको संगठन के एंजल्स और डेविल्स को पहचानना होता है। एंजल्स वे लोग होते हैं जो बदलाव से लाभ उठाते हैं और आपका समर्थन करते हैं। डेविल्स वे होते हैं जो चुपचाप विरोध करते हैं। जब आप एंजल्स को मजबूत करते हैं और डेविल्स को उजागर करते हैं, तो राजनीति कमजोर पड़ जाती है। फेयर प्रोसेस वो धागा है जो रणनीति और अमल को जोड़ता है।
फेयर प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि हर किसी की बात मानी जाए, इसका मतलब ये है कि हर किसी की बात सुनी जाए। जब लोग ये महसूस करते हैं कि निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष है, तो वे निर्णय से असहमत होने पर भी उसे अपनाते हैं। यही मनोवैज्ञानिक जुड़ाव रणनीति को ताकत देता है। फेयर प्रोसेस के 3 स्तंभ होते हैं: जुड़ाव, स्पष्टीकरण और अपेक्षाओं की स्पष्टता। जब लोग जुड़ते हैं तो वे जिम्मेदारी महसूस करते हैं। जब उन्हें कारण समझाया जाता है तो वे निर्णय को स्वीकार करते हैं, और जब अपेक्षाएं साफ होती हैं तो वे जान पाते हैं कि उन्हें क्या करना है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी लागू करते समय गति बहुत मायने लगती है। बहुत धीमी गति लोगों का उत्साह खत्म कर देती है, बहुत तेज गति लोगों को डरा देती है। सही संतुलन नेतृत्व की पहचान है। मैंने ये भी सीखा कि छोटी जीतें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब लोग जल्दी कुछ सकारात्मक परिणाम देखते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है। वे बदलाव को खतरा नहीं, अवसर के रूप में देखने लगते हैं। इस हिस्से में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है: संरेखण। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी तभी सफल होती है जब मूल्य प्रस्ताव, लाभ मॉडल और लोगों की प्रेरणा एक ही दिशा में हों। अगर एक भी कड़ी कमजोर होती है तो पूरी श्रृंखला टूट जाती है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कोई आरामदायक रास्ता नहीं है। ये साहस मांगती है, ये नेतृत्व मांगती है, लेकिन ये उस अंतहीन लड़ाई से मुक्ति भी देती है जिसमें अधिकतर कंपनियां फंसी रहती हैं। अब हम उस प्रश्न से टकराते हैं जो हर सफल रणनीति के बाद उठता है। जब आपने ब्लू ओशन बना लिया तो उसे बचाए कैसे रखा जाए, क्योंकि दुनिया स्थिर नहीं रहती। जैसे ही आप सफल होते हैं, दूसरे आपकी ओर देखने लगते हैं। मैंने अपने अनुभव में ये साफ देखा है कि ब्लू ओशन का सबसे बड़ा दुश्मन सफलता खुद होती है। जैसे ही कोई नया बाजार बनता है, प्रतिस्पर्धी उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। वे वही फीचर्स जोड़ते हैं, वही भाषा बोलते हैं, वही वादे करते हैं। धीरे धीरे नीला सागर फिर से लाल होने लगता है। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि नकल अपने आप में बुरी चीज नहीं है। वास्तव में नकल इस बात का संकेत होती है कि आपने कुछ सही किया है। असली सवाल ये नहीं है कि नकल होगी या नहीं, बल्कि ये है कि आप उससे आगे कैसे रहेंगे। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इस भ्रम को तोड़ती है कि किसी एक महान विचार से हमेशा के लिए सफलता मिल जाती है। सच्चाई ये है कि ब्लू ओशन को बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना उसे बनाना। सबसे पहले मैं बात करता हूं बाधाओं की, जिन्हें हमने शुरुआत में ही रणनीति में शामिल किया होता है। जब आप अपनी रणनीति को सही तरीके से डिजाइन करते हैं तो आप उसमें कुछ ऐसी बातें जोड़ देते हैं जिन्हें कॉपी करना आसान नहीं होता, जैसे आपकी गतिविधियों का मेल, आपकी संस्कृति और आपके निर्णय लेने का तरीका। अक्सर कंपनियां केवल उत्पाद की नकल करती हैं, लेकिन वे उस पूरे सिस्टम की नकल नहीं कर पाती जो उस उत्पाद को सफल बनाता है, और यही आपका असली सुरक्षा कवच होता है। अब मैं मूल्य, लागत और अपनाने की बात फिर से करता हूं। एक मजबूत ब्लू ओशन रणनीति में ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर कोई प्रतियोगी केवल कीमत कम करके आपकी नकल करना चाहता है तो वो लागत के जाल में फंस जाता है। अगर वो केवल फीचर्स जोड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और ग्राहक दूर हो जाते हैं। इस तरह आपकी रणनीति खुद ही नकल को कठिन बना देती है। अब मैं विस्तार की बात करना चाहता हूं। बहुत सी कंपनियां जैसे ही सफल होती हैं, हर दिशा में फैलने लगती हैं। वे सोचती हैं कि जो काम यहां किया वही हर जगह काम करेगा, लेकिन ब्लू ओशन सोच इससे सावधान करती है। सही विस्तार वही होता है जो आपके मूल मूल्य प्रस्ताव से जुड़ा हो। जब आप बिना सोचे समझे विस्तार करते हैं तो आप अपने फोकस को खो देते हैं, और जैसे ही फोकस टूटता है, आपकी पहचान कमजोर हो जाती है। मैंने ये भी देखा है कि कई कंपनियां अपने शुरुआती ग्राहकों से इतना जुड़ जाती हैं कि वे आगे बढ़ना ही बंद कर देती हैं। वे भूल जाती हैं कि ब्लू ओशन की आत्मा निरंतर खोज में है। जो आज ग्राहक है वही कल गैर ग्राहक बन सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि संगठन को गैर ग्राहकों की आवाज सुनते रहना चाहिए। जैसे ही आप केवल मौजूदा ग्राहकों को खुश करने में लग जाते हैं, आप धीरे धीरे रेड ओशन की ओर लौटने लगते हैं। अब मैं संगठन की संस्कृति की बात करूं तो रणनीतियां कागज पर बनती हैं, लेकिन वे संस्कृति में जीवित रहती हैं। अगर आपकी संस्कृति प्रयोग से डरती है, गलती को सजा मानती है और सवाल पूछने से रोकती है, तो ब्लू ओशन ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इसके विपरीत अगर आपकी संस्कृति सीखने को महत्व देती है, असफलता को अनुभव मानती है और नए विचारों को जगह देती है, तो ब्लू ओशन बार बार जन्म लेता रहेगा। ब्लू ओशन को बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप पुराने रेड ओशन को पूरी तरह छोड़ दें। कई कंपनियां दोनों को साथ लेकर चलती हैं। वे एक तरफ मौजूदा बाजार से स्थिर कमाई करती हैं और दूसरी तरफ नए ब्लू ओशन की खोज में निवेश करती हैं।
ये संतुलन नेतृत्व की समझ से आता है, क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ बदल देना जोखिम भरा हो सकता है और बहुत देर तक न बदलना घातक। अब मैं समय के साथ तालमेल की बात करता हूं। बाजार बदलते हैं, तकनीक बदलती है, लोगों की अपेक्षाएं बदलती हैं। ब्लू ओशन रणनीति स्थिर नहीं होती, ये जीवित होती है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे आपकी रणनीति को भी खुद से सवाल पूछते रहना चाहिए। क्या हम अभी भी वही मूल्य दे रहे हैं जो लोगों के लिए मायने रखता है? क्या हम कहीं फिर से अनावश्यक चीजें जोड़ते जा रहे हैं? क्या हमारी लागत फिर से बढ़ती जा रही है? ये सवाल आपको सतर्क रखते हैं। जब मैंने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पर काम शुरू किया था, तब मेरा उद्देश्य केवल कंपनियों को अधिक मुनाफा कमाने का तरीका बताना नहीं था। मेरा उद्देश्य ये समझना था कि मनुष्य क्यों बार बार उन्हीं सीमाओं में फंस जाता है जिन्हें उसने खुद बनाया होता है। और फिर मैं ये देखना चाहता था कि उन सीमाओं से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का सबसे गहरा संदेश यही है। प्रतिस्पर्धा जीवन का नियम नहीं है, ये केवल एक आदत है, और आदतें बदली जा सकती हैं। हम बचपन से सीखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए किसी को पीछे छोड़ना जरूरी है। बिजनेस में यही सोच और मजबूत हो जाती है। लेकिन जब मैंने इतिहास को देखा, सफल कंपनियों को देखा और उन लोगों से बात की जिन्होंने सच में कुछ नया बनाया था, तो एक अलग ही तस्वीर सामने आई। वे लोग दूसरों से लड़ने में व्यस्त नहीं थे, वे किसी और दौड़ में ही नहीं थे। उन्होंने अपनी दौड़ खुद बनाई थी। यही ब्लू ओशन की आत्मा है। अब मैं ये साफ करना चाहता हूं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी किसी एक टूल, किसी एक फ्रेमवर्क या किसी एक उदाहरण तक सीमित नहीं है। स्ट्रैटेजी कैनवस, 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, गैर ग्राहकों की अवधारणा, फेयर प्रोसेस, ये सभी साधन हैं। असली चीज है सोच। अगर आपकी सोच वही पुरानी है तो नए टूल भी आपको पुराने नतीजे ही देंगे। लेकिन अगर आपकी सोच बदल जाती है तो साधारण से साधन भी असाधारण परिणाम दे सकते हैं। मैंने ये भी सीखा कि ब्लू ओशन केवल कंपनियों के लिए नहीं है, ये व्यक्तियों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। आप अपने करियर को ही देख लीजिए। अधिकतर लोग वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, वही डिग्री, वही नौकरी, वही रास्ता। फिर वे कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग अपनी अलग पहचान बनाते हैं। वे अपने कौशल को नए तरीके से जोड़ते हैं, वे ऐसी समस्याएं हल करते हैं जिन पर किसी और ने ध्यान नहीं दिया। वे भी अपना ब्लू ओशन बना लेते हैं। यही सोच शिक्षा में लागू होती है, समाज में लागू होती है और यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होती है। जब आप हर रिश्ते, हर लक्ष्य और हर चुनौती को प्रतिस्पर्धा के चश्मे से देखना छोड़ देते हैं तो आपके सामने नए विकल्प खुलने लगते हैं। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि ब्लू ओशन का रास्ता आसान नहीं है। ये आपको असहज करता है, ये आपको सवाल पूछने पर मजबूर करता है, ये आपको कभी कभी अकेला भी कर देता है, क्योंकि आप वही नहीं कर रहे होते जो बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन यही असहजता विकास का संकेत है। इस किताब को लिखते समय मैंने एक बात बार बार महसूस की। दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उन्हें देखने की दृष्टि की। रेड ओशन सोच हमें सिखाती है कि अवसर सीमित है, ब्लू ओशन सोच हमें दिखाती है कि अवसर बनाए जा सकते हैं। और जब आप ये मान लेते हैं कि अवसर बनाए जा सकते हैं तो डर की जगह जिम्मेदारी आ जाती है। तब आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। आप बाजार, सिस्टम या हालात को नहीं कोसते। आप खुद से पूछते हैं, मैं इसे अलग कैसे देख सकता हूं? यही सवाल बदलाव की शुरुआत है। अब मैं इस पूरी यात्रा को एक ही बात में समेटना चाहता हूं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे किसी को हराया जाए, ये आपको सिखाती है कि कैसे कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे हराने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप इस सोच को अपने काम में, अपने संगठन में या अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप कम लड़ रहे हैं और ज्यादा बना रहे हैं, कम बचाव कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए यही इस किताब की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अगर इसे पढ़ने या सुनने के बाद आप अगली बार किसी समस्या के सामने खड़े हों और पूछें, मैं इससे बेहतर, सरल और अलग क्या बना सकता हूं?